बात है आप सभी का। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कई बार उठने लगता है जब हम ये ऐसा मानते हैं कि ग्रह जो है वो तो बहुत शुभ भाव के स्वामी हैं और अच्छा फल उनसे मिलना चाहिए, या फिर ये समझ लीजिए कि योग कारक ग्रहों को लेके बहुत सारे लोगों के दिल में ऐसी ख्वाहिशें रहती हैं कि ये जो ग्रह है ये जब चलेगा ये बहुत ही अच्छे फलों को करने की कोशिश कर देगा। पूरी दशा निकल जाती है, शुभ से शुभ ग्रह की भी दशा निकल जाती है और वहां पर इंसान कहीं ना कहीं परेशान होता रहता है। तो आखिरकार वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये होता है, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल दिया गया कि योग कारक ग्रह की दशा में भी कोई इंसान बैंकरप्ट हो सकता है। क्यों और कैसे, ये समझिए, क्योंकि इसमें एक ही बात बारीकी से समझ में आएगी। ना सिर्फ कि ये मायने रखता है कि ग्रह किन भाव के स्वामी हैं, बल्कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रह पीड़ित अवस्था में तो नहीं है, क्योंकि किसी भी भाव का स्वामी बनके मिली हुई शुभता उस समय खंडित हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी जब वो ग्रह खुद ही पीड़ित अवस्था में आ जाएगा। क्योंकि दशाएं जो हैं वो ग्रहों की अवस्था पे निर्भर है। अगर ग्रह शुभ अवस्था में है, खुशमिजाज है, तो बुरे से बुरे भाव के स्वामी की दशा में भी व्यक्ति खुश नजर आ सकता है। देखिए, योग कारक प्लेनेट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ महर्षि पराशर एक ऐसा प्लेनेट है जो कि साइमल्टेनियसली लॉर्डशिप रखता है एक केंद्र की और साथ साथ एक त्रिकोण की। ऐसा प्लेनेट माना जाता है कि हमेशा शुभ प्रभाव देगा। लेकिन इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर जब एग्जाम्पल को लगा के देखा गया तो यहां पर जीवन में उन्नति आने के बजाय डाउनफॉल शुरू हो गया। अब इसलिए क्योंकि पहले इस लगन को समझ लीजिए, ये जो कुंडली बनी हुई है इस तरीके से, ये है आपका 10 नंबर का लगन, यानी कि कैप्रिकॉन लगन। जब इस तरीके से चार्ट बना हो तो जहां पे आपको मंगल दिख रहे हैं उसको पहला भाव मान के वहां से गिना करें। साउथ इंडियन चार्ट इस तरीके से बने होते हैं। तो यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो लगन है वो बनता है हमारे लिए 10वें घर में या 10 नंबर की राशि में, जो कि होगी आपकी मकर राशि, यानी कि मकर लगन की ये जन्म कुंडली है। मकर लगन की जन्म कुंडली होने के कारण कहीं ना कहीं जो शुक्र होंगे वो पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी बन जाएंगे, जो कि एक तरह से केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने की वजह से योग कारक ग्रह बन जाएंगे। अब योग कारक ग्रह की दशा में और अंतर दशाओं में क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि कोई सोच ना सकता था। अब उसको देखिए, कहीं ना कहीं जो एडवर्स रिजल्ट्स इस कुंडली में बने उसकी जिम्मेदारी इस बात पे आई कि जो शुक्र है वो इस कुंडली के अंदर पीड़ित अवस्था में आ गया। सबसे पहली बात क्या हुई शुक्र के साथ, देखिए शुक्र ने अपने आप को मंगल और सूर्य के बीच में जगह बना दी। मंगल और सूर्य दोनों ही कहीं ना कहीं शुक्र के लिए शत्रु हैं। तो दो शत्रुओं के बीच में सबसे पहले शुक्र घिर गए। दूसरी कंडीशन कि केतु जो कि दूसरा शत्रु है और मैलेफिक भी है, उसने कहीं ना कहीं शुक्र के ऊपर दृष्टि प्रभाव डाला। पृथकतावादी ग्रह और वो भी शत्रु होकर अगर दृष्टि दे रहे हैं, इसका मतलब सीधे सीधे है कि शुक्र से केतु की जो मौजूदगी है वो 7वें घर, 5वें घर या 9वें घर आगे ही होगी। तो तात्कालिक शत्रुता में और भी ज्यादा परम शत्रु बन के केतु ने शुक्र के ऊपर दृष्टि प्रभाव डाली। तो कौन कौन से फैक्टर हो गए, सूर्य और मंगल के बीच में होना और फिर केतु से दृष्ट होना। इसके बाद अगर हम देखें तो तीसरा फैक्टर जो बना वो ये कि चंद्रमा ने भी कहीं ना कहीं शुक्र के ऊपर दृष्टि डाली, यानी कि ये समसप्तक योग का फॉर्मेशन था। लेकिन चंद्रमा जो है अगर उसको देखेंगे आप, कहीं जब कभी भी 10 नंबर की कुंडली बनेगी तो चंद्रमा 7वें भाव के स्वामी बनेंगे। 7वें भाव के स्वामी होकर चंद्रमा शुभ ग्रह होते हुए जब केंद्र के स्वामित्व को हासिल करते हैं तो शुभता में कमी कर बैठते हैं। इसीलिए वो जो दृष्टि प्रभाव है वो भी कहीं ना कहीं
मैलिफिक नेचर में काउंट हुआ। बुध जो है, जो कि एक तरफ से कहीं ना कहीं छठे भाव का स्वामित्व हासिल करने की वजह से चुनौतियां उत्पन्न करने लगते हैं, तो उनका भी प्रभाव शुक्र के ऊपर ही देखने को मिला। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो शुक्र जो कि योग कारक ग्रह बना, उसकी स्थिति काफी ज्यादा कमजोर पड़ती चली गई। ऐसे स्थिति में शुक्र जो है वो खुद ही बलहीन होने लगा। तो जब उसकी दशा चलती हुई बनी, धीरे धीरे करके जीवन में जो चीजें थी वो हाथ से निकल के जाने लगी। अगर इस चार्ट को आप आराम से समझने की कोशिश करें तो देखें, शुक्र शनि के साथ हैं, आगे पीछे आपको सूर्य और मंगल दिखाई दे रहे हैं। और शुक्र से गिनना शुरू करें तो शुक्र सेकंड हाउस में सूर्य बैठे हैं, तीसरे में बुध, चौथा खाली, पांचवें में केतु। तो शुक्र से पंचम में केतु का बैठना, इसके बाद छठा खाली, सातवें में चंद्रमा सामने से दृष्टि देना, आठवें में गुरु। ठीक है, तो गुरु का भी कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट शुक्र के ऊपर नहीं था। इस अवस्था में जब शुक्र की प्लेसमेंट बनी तो कहीं ना कहीं चुनौतियां उत्पन्न हो गई। अब शुक्र को इंडिविजुअल प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो पहला भाव है लगन, लगन के बाद हम देखेंगे तो सेकंड, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में शुक्र खुद बैठे हुए थे और वहीं पर शनि की मौजूदगी भी हुई। पंचमेश पंचम में, उसके बावजूद भी क्योंकि वो कहीं ना कहीं शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, प्रभावित है, तो ऐसे स्थिति में जो उसके रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव होते चले गए। इसलिए इस बात को समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है कि जिन भी ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं चल रही हैं, वो भले ही शुभ भाव के स्वामी भी क्यों ना हो, अगर वो बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में है तो ऐसे स्थिति में उनके फलों के अंदर चुनौतियां नेचुरल रूप से देखने को मिलेगी। और ये बात सिर्फ इसी पे नहीं कि हम इसको केवल जन्म की लगन कुंडली पे लगाएं, इस स्थिति को हमें अपने दशाओं के ग्रहों के ऊपर भी तात्कालिक गोचर प्रभाव को लगाते समय देखना चाहिए। जिस समय आपकी कोई दशा चल रही है, क्या वो ग्रह पीड़ित तो नहीं है। जैसे मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में समझाया कि गुरु की अगर दशा चल रही है तो चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी। कारण ये कि गुरु जो है वो राहु और शनि, दो क्रूर ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में गुरु कितने भी शुभ भाव के स्वामी क्यों ना बनते हो, कहीं ना कहीं अगर वो दशा काम कर रही है, आज की तात्कालिक स्थिति में यदि वो पीड़ित है तो किसी न किसी रूप में आपको असहज परिणाम महसूस होना लाजमी है। इसीलिए ग्रह जिनकी दशाएं चल रही हैं और कुंडली में भी जो ग्रह भविष्य में दशाओं में आने वाले हैं, उनका शुभ ग्रहों से दृष्ट और सपोर्ट काफी अच्छा माना जाता है। अगर वो पीड़ित अवस्था में होंगे तो भले ही वो ग्रह कितने भी शुभ भाव का स्वामी क्यों ना हो, आपको पीड़ाएं देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद।